हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ दी मंजिल भारत। तो मेरे दोस्तों, अभी तक हम लास्ट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर भी करवा दी है। लेकिन अब घबराइए ना, साथ में हम आपको ज्योग्राफी का जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो साथ में करवाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि जैसे जेकेपीसी का एग्जाम आने वाला है, नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है ना, उसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है, उसके लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स को बड़े डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं हिस्ट्री का वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ साथ में आपको सब मिलेगा। हैव पेशेंस, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब देखो दोस्तों, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में 3 कर्नाटिक वॉर्स भी हैं, राइट, जो बेसिकली जिसके बीच में 2 राइवल यूरोपियन ग्रुप जो हैं, आपको पता ही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व थी, जिसमें लोकल रूलर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे, जिसमें आपका अगर जो जीत हुई, जो ताकतवर निकल के आया, उसमें था ब्रिटेन, है ना। लेकिन हम अगर उसमें डिटेल में चले गए तो ये आपकी जेकेएसएसबी की तैयारी नहीं रहेगी, फिर ये उससे ऊपर चलेगी। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करवा पाऊं जिससे आपको एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो ही आपको काम आए और वही मैं आपको पढ़ा पाऊं। तो आज हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करने वाले। ये आपके बंगाल प्रोविंस में लड़ी गई थी, बंगाल राज्य में लड़ा गया था। बच्चा, आज का बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, ये जब उस जमाने के मैं बंगाल की बात करूं वो बहुत बड़ा था। उस बंगाल में आपका पूरा बांग्लादेश आता था, आपके असम का रीजन आता था, आपका बिहार था, आपका उड़ीसा उसका पार्ट था उस बंगाल का, राइट। और ये बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस भी माना जाता था मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर का या मुगल साम्राज्य का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस अगर कोई था वो था बंगाल। इसके अलावा आपको पता है अवध भी एक था, हैदराबाद भी था प्रोविंस, लेकिन सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था आपका बंगाल। और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक बंगाल में बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर चुकी थी। उनकी बहुत सारी सेटलमेंट्स आपको कलकत्ता में देखने को मिली, जहां पे फोर्ट विलियम होता था, राइट, है ना। उसके अलावा उनका हुगली के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट था। तो एक बहुत बड़ा मुनाफा जो है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से उठा रही थी। और उनको पता था कि बंगाल में हर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, हर वो प्रोडक्ट बहुत बहुत भारी मात्रा में मिलता है जिसका यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। तो अब मकसद उनका था कि किसी भी तरीके से हम क्या करें, कॉलोनाइज करें। तो अभी तक इस वक्त तक तो उन्होंने कॉलोनाइज नहीं किया हुआ था। जब तक मैं बैटल ऑफ प्लासी की बात करूं, बैटल ऑफ प्लासी से पहले दे वर नॉट द रियल अथॉरिटी और रियल पावर ऑफ व्हाट इंडिया और बंगाल, यू कैन से। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद दे बिकेम द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया, राइट। चलिए जो दोस्तों, आज इसी के बारे में जानते हैं। तो एक बात बहुत खास की आपकी याद रखिएगा, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, राइट। औरंगजेब वॉज द लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ये सबसे पावरफुल मुगल एम्परर था, कौन, औरंगजेब। और एक बात याद रखिएगा, औरंगजेब जब मुगल एम्परर था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े लेवल पे नहीं सोचती थी कि मैं इंडिया पे कंट्रोल करूं, इंडिया को कॉलोनाइज करूं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद भी मुगल एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद इतना कोई एफिशिएंट राजा आया ही नहीं जो इस मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से ऐसे इंटैक्ट रख पाए। तो औरंगजेब की डेथ के बाद ये खेरू खेरू मतलब पंजाबी वर्ड खेरू खेरू, मतलब उनमें से बहुत सारे प्रोविंसेस ने क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लेम कर दिया। और उनमें से एक प्रोविंस था आपका बंगाल। बंगाल के अलावा अगर आप मुझे बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक था अवध, राइट। अवध को इंडिपेंडेंट किसने किया था, सादत खान के अंडर जो है अवध जो है इंडिपेंडेंट हो गया था फ्रॉम मुगल एम्पायर। और दूसरा जो था बच्चा आपका, वो था हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो निजाम उल मुल्क, क्या बचा, निजाम उल मुल्क के अंडर क्या हो गया था बच्चा, ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया था। और इनमें से एक और जिसकी बात हम करने वाले हैं, किसकी, बंगाल की। तो बंगाल बिकम इंडिपेंडेंट अंडर द गवर्नरशिप ऑफ मुर्शीद कुली खान। कौन बचा आपका, मुर्शीद कुली खान। तो थोड़ा सा हम ना मुर्शीद कुली खान की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चा चलिए आइए देखते हैं मुर्शीद कुली खान के बारे में। एक मिनट में देख लूं पहले, साउंड तो ठीक है ना, कभी कभी साउंड की बहुत दिक्कत हो जाती है। साउंड वाज रियली लो। मुझे लगता है कि अब जो है आपको साउंड की दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो देखिए बच्चा, व्हाट हैपेंड, थोड़ा मुर्शीद कुली खान के हिस्ट्री में जाते हैं। बच्चा,
मुर्शीद कुली खान का नाम था करतलाब खान, बोलते थे, क्या बोलते थे इसे, करतलाब खान बोलते थे, राइट है ना। लेकिन मशहूर किसके नाम से था ये, मुर्शीद कुली खान के नाम से। औरंगजेब के टाइम पे ही वॉज द दीवान। दीवान मतलब रेवेन्यू कलेक्टर। जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था ना, उसको मुगल एम्पायर में क्या बोला जाता था बेटा, दीवान। दीवानी राइट है, ये रेवेन्यू कलेक्ट करके मुगल एम्पायर को भी देता है और कुछ हिस्सा इसको भी मिलता है बंगाल को चलाने के लिए। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज ए दीवान बाय औरंगजेब। फिर बचा औरंगजेब की डेथ के बाद जब और आपके मुगल एम्पायर आए, उसमें एक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने वापस इसको दीवान बनाया 1710 में, ठीक। लेकिन बचा जब फारूक शियार, जिसका याद हो आपको, फारूक शियार ही था जिसने ग्रैंड फरमान जो है आपका किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो ट्रेड फ्री, आप क्या फ्री भाई, फ्री ड्यूटी ट्रेड जो है वो आपका बंगाल में कर सकते हैं। तो फारूक शियार के टाइम पे आपका इनको किनको बचा, मुर्शीद कुली खान को बनाया गया डिप्टी गवर्नर। क्या बनाया गया, डिप्टी गवर्नर। और 1717 में ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल, निजाम ऑफ बंगाल। और जैसे ही निजाम बने, इनकी पोजीशन बहुत पावरफुल हो गई, है ना। ये मतलब इतने पावरफुल हो गए कि इनको अब पता था कि मैं अगर मुगल एम्पायर से अलग भी हो जाऊं तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो यही हुआ, है ना, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। और बचा, ये लास्ट गवर्नर माना जाता है जो मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था। इसके बाद जो भी गवर्नर या नवाब बना बंगाल का, वो मुगलों द्वारा चुना गया नहीं था बच्चा। अब मुर्शीद कुली खान जैसे ही मरने लगे तो इनने अपने सक्सेसर किसको बनाया बच्चा, इनने अपने सक्सेसर किसको बनाया, सरफराज खान को। किसको डिक्लेयर किया इन्होंने, सरफराज खान को। सरफराज खान कौन था, अगर याद रखें, सरफराज खान इनकी बेटी का, इनकी डॉटर का सन था, ठीक है, इनकी बेटी का बेटा था। मेरी बात आप समझ गए, यानी कि इनका पोता हो गया। इन्हें अपने पोते सरफराज खान को क्या बना दिया बच्चा, नवाब बंगाल का, यानी गवर्नर बंगाल का। लेकिन सरफराज खान की गवर्नरशिप को चैलेंज किया वही बंगाल के आर्मी कमांडर, उसका नाम था अलीवर्दी खान। और बच्चा अलीवर्दी खान ने बहुत सारों के साथ मिलके, खास करके एक बैंकर थे, उनका नाम था जगत सेठ। क्या नाम था, जगत सेठ। जगत सेठ बैंकर के साथ मिलके इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, आपका सरफराज खान को उसकी गद्दी से उतार दिया बच्चा। क्या किया, सरफराज खान को उसकी गद्दी से उतार दिया। याद रखना बच्चा, जगत सेठ का सही नाम था मेहताब राय। क्या नाम था, मेहताब राय। गद्दी से उतार दिया। और अलीवर्दी खान जो है बच्चा, वो क्या बन गया, नवाब बन गया, किसका, आपका बंगाल का। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मुर्शीद कुली खान वॉज द लास्ट, याद रखिएगा, आपका गवर्नर हु वॉज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी का बेटा, यानी कि अपना पोता सरफराज खान को नवाब बनाया, अपना सक्सेसर चुना। लेकिन सरफराज खान की नवाबशिप, गवर्नरशिप को चैलेंज किया उसी के कमांडर अलीवर्दी खान ने। और अलीवर्दी खान ने जगत सेठ के साथ मिलके भाई साहब सरफराज खान को गद्दी से उतार दिया और खुद क्या बन गया, आपका बंगाल का राजा बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया या नवाब बन गया। मेरी बात क्लियर। अब अलीवर्दी खान का ना कोई भी अपना बेटा नहीं था। क्या नहीं था, कोई भी अपना बेटा नहीं था। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी। क्या थी, 3 बेटियां। उनमें से बच्चा जो आपकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी नहीं, जो छोटी बेटी थी बच्चा, उसके बेटे को, मतलब अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान ने क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। जब अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला, यानी कि जो इसकी बेटी, इसका पोता, उसको जब इसने बनाया नवाब, क्यों बनाया, क्योंकि इसका अपना बेटा ही नहीं था। तो इसकी नवाबशिप को जो चैलेंज किया वो अलीवर्दी खान की एल्डर डॉटर ने किया। क्या, एल्डर डॉटर ने, उसको बोलते बच्चा क्या, घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम कौन थी यार ना, ये घसीटी बेगम ही थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया था, राइट। तो याद रखिएगा, अलीवर्दी खान की बड़ी बेटी जो है वो खिलाफ होगी बच्चा, किसके, आपके सिराजुद्दौला के खिलाफ होगी कि इसको क्यों, मैं सबसे बड़ी बेटी थी तो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए था, इसको क्यों मिला, सिराज मेरी बहन के बेटे को क्यों नवाबशिप दी गई। और बच्चा इस घसीटी बेगम को जो सपोर्ट कर रहा था ना, उसका नाम था शौकत जंग। क्या नाम था, शौकत जंग। जो शौकत जंग था, याद रखना बच्चा, शौकत जंग कौन था, शौकत जंग पूर्णिया का बच्चा फौजदार था। तो पूर्णिया के फौजदार ने क्या किया बच्चा, इसको सपोर्ट किया, क्योंकि अपनी अपनी खुंदकें होती हैं, ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि भाई सिराजुद्दौला बने। अब देखो, सिराजुद्दौला के टाइम पे ही बच्चा हमारा क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757।
सिराजुद्दौला के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा गया। अब बच्चा इसके कारण क्या थे? क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जाने माना राजा था। उसने यह देखा कि मुगलों द्वारा दिया गया जो फरमान था, जिसके तहत आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही थी, है ना, जो इनको दस्तक या आपका पासिस देने का जो राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो फरमान जो है मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो सिराजुद्दौला ने देखा कि जो बंगाल के जो आपके व्यापारी हैं, जो बंगाल के मर्चेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कारण था कि ये बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। दूसरा कारण क्या था बच्चा कि अंग्रेज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट कर रहे थे? घसीटी बेगम को सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे हां भाई, जो आपका बंगाल का जो थ्रोन है, ठीक है, बंगाल की जो गद्दी है वो किसकी होनी चाहिए? घसीटी बेगम की होनी चाहिए। तो मुझे बताओ सिराजुद्दौला जो नवाब बना है वो लड़ेगा कि नहीं क्या? और दूसरा बच्चा एक था कृष्ण बल्लभ। देखो बच्चा, कृष्णा बल्लभ नहीं, कृष्णा बल्लभ। अब कृष्णा बल्लभ जो है उसको नवाब ने फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ था। क्यों डिक्लेयर किया था? क्योंकि इसने बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन में धांधलियां की हुई थी। और कृष्णा बल्लभ को असाइलम यानी कि प्रोटेक्शन किसने दी थी? अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक। और दूसरी बात, आपका जो चौथा रीजन था किलाबंदी करना, फोर्टिफिकेशन करना, किसकी? फोर्ट विलियम की कलकत्ता में जो फोर्टिफिकेशन कर रहा था विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, यह भी सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया कि यार मेरा जगह, मैं इस जगह का नवाब हूं, मेरे से पूछे बिना ये किलाबंदी कर रहे हैं। बच्चा अगर अब आपको कोई बोले कि भाई क्या कारण था कि भाई साहब इंग्लिश जो हैं वो फोर्ट विलियम की किलाबंदी करते, बच्चा क्योंकि उनको डर था किससे? फ्रेंच से। उनको डर था किससे? फ्रांस से। क्योंकि इसी दौरान आपने देखा होगा कर्नाटिक वॉर हुई थी, और कर्नाटिक वॉर में जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जैसे जीत पाई थी किसने मेरे दोस्तों? आपके फ्रांस ने। तो उनको पता था कल को ऐसा हो सकता है कि इस जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में मद्रास में अटैक कर दिया था, है ना, अनवरुद्दीन के क्या कहते हैं जो कमांडर महफूज खान ने, वैसे ही यहां पे भी फ्रांस द्वारा सपोर्ट किए, ये ना हो कि दोनों मिलकर हमारे यहां पे अटैक करते, उन्होंने राजा से पूछे बिना इसकी किलाबंदी कर दी। भैया सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, वो अपने सैनिकों को लेके पहुंचा कहां पे? आपके फोर्ट विलियम में। यहां पे उसने अटैक करके फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में करके सारे अंग्रेजी ऑफिसर जो थे उनको गिरफ्तार करके यहां पे मानिक चंद, इसका जो दरबार में बंदा था, मानिक चंद को क्या बनाया? ऑफिस इंचार्ज बनाया कि भाई अब तू क्या करेगा? इसकी देखभाल करेगा। किसकी? आपकी फोर्ट विलियम की। और ये उठा के लेके गया कि इन किले में अटैक करने का, गिरफ्तार के लोगों को उठा के ले गया, वहां पे उसने उनको जेल में रखा, बंद कमरे में रखा, और उनमें लोग मैक्सिमम मारे गए। उसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। हालांकि आप अगर देखेंगे बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि भाई साहब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई नहीं थी, लेकिन मतलब ये अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी लिटरेचर में बहुत ज्यादा उनके हिस्टोरियंस लिखा हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं। मेरी बात क्लियर होगी। अब देखो बच्चा हुआ क्या, अंग्रेजों को समझ आ गया भाई सिराजुद्दौला हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या है? सिराजुद्दौला हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहां पे बच्चा आता है आपका क्या? रॉबर्ट क्लाइव। ये एक बच्चा क्लर्क की पोजीशन में आया हुआ इंसान था, जिसने आने टाइम पे इतना बड़ा योगदान और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर आप देखेंगे जो राज अगर भारत में आया है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, तो बच्चा ये रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान किया कि सिराजुद्दौला को तो ऐसे मार नहीं सकते। सिराजुद्दौला को मारने के लिए भाई साहब हमारे पास जो असला है या हमारे पास जो भी सामान है, जो भी सैनिक हैं, वो पूरे नहीं पड़ेंगे, और सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं भाई साहब, इसको हराते हैं लेकिन इसको धोखेधाड़ी से हराएंगे। धोखेधाड़ी से हराने के लिए इसने देखा है कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके दरबार में सबसे ताकतवर हैं, उनको अपने पास लेके आओ। क्या करो? उनको अपने पास लेके आओ। ठीक है, उनको अपनी तरफ लेके आओ, और भाई साहब क्या करो? फिर इस पे अटैक करो, हमला करो। मीर जाफर, बच्चा मीर जाफर कमांडर इन चीफ था। क्या था? कमांडर इन चीफ। ठीक, कमांडर इन चीफ। ठीक, इसके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की गई। जगत सेठ एक बच्चा बैंकर था, यह भी बहुत खिलाफ था बच्चा आपके सिराजुद्दौला के, तो इसको भी क्या किया गया? अपने सपोर्ट में लाया गया। मानिक चंद जिसको ऑफिसर इन चार्ज बनाया था,
उसके साथ भी सीक्रेट मीटिंग करके ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उसको लालच देके अपनी तरफ कर लिया बच्चा, जो ऑफिसर इंचार्ज था। और ये जो ओमी चंद था, ये था मिडलमैन, ठीक है, मिडलमैन, राइट। ये सारे जो है बच्चा मिलके, और आपको पता है घसीटी बेगम तो थी, इन सब ने मिलके क्या किया, एक बच्चा आपकी साजिश रची, और उसमें बच्चा इन्होंने सिराजुद्दौला, ये सब मिलके इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक करेंगे। मीर जाफर को बोला कि भाई जब हम अटैक करेंगे, तो सेनापति है, तो कमांडर इन चीफ है, तो अपनी सेना को मना कर देगा हमला करने से, हम सिराजुद्दौला को मार देंगे और उसके बाद तुझे गद्दी दे देंगे, किसकी बच्चा, बंगाल के। ये बात की गई, याद रखिएगा, मेरी बात क्लियर। तो बच्चा आया 1757 का टाइम, भाई साहब ब्रिटिशर ने बोला रॉबर्ट क्लाइव के अंडर कि भाई हम जो है जंग के लिए तैयार है, आओ हमारे साथ कहते लड़े। सिराजुद्दौला ने कहा भाई तुझे आके निचोड़ता हूं, कितना ही टाइम लगेगा तुझे। तो सिराजुद्दौला जब ये प्लासी में जंग लड़ने के लिए गया, तो यही हुआ कि मीर जाफर की सैनिक ने पूरी तरीके से क्या करते हैं, हट गए पीछे, और बच्चा सिराजुद्दौला को कैप्चर किया, पकड़ा, और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। मारा किसने, मीर जाफर के बेटे मीरान ने बच्चा। और याद रखिए बैटल ऑफ प्लासी में जब बंगाल को ही खत्म कर दिया गया, बंगाल के राजा को ही खत्म कर दिया गया, और ये मीर जाफर तो पपेट हो गया ना भैया, इसको तो आप जैसे मर्जी घुमाओ ये घूमता रहेगा, है ना। तो इन्हें मीर जाफर को बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया। मीर जाफर को बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या बनाया गया बच्चा, राजा बनाया गया, कहां का, बंगाल का नवाब बनाया गया। बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद बच्चा ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बिगिनिंग, शुरुआत हुई कहां पे बच्चा, इंडिया में। और आप देखिए मीर जाफर से इतना ज्यादा पैसा लिया गया, और मीर जाफर जब पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, लगातार 1757 से लेके 1760 तक मीर जाफर लगभग 22.5 मिलियन करोड़, मतलब उस वक्त तो रुपीस नहीं होते थे, लेकिन आज अगर उसकी वैल्यू देखोगे कितनी थी, 22.5 करोड़। आप समझ रहे हो, उस वक्त अगर 22.5 करोड़ आप उठाओ, आज के टाइम पे कितना होगा, इतना पैसा दे चुका था, लेकिन दे दे के इसका कर्जा ही खत्म नहीं हो रहा था, राइट। इसके पास भाई साहब ये इतना कर्जदार हो गया कि इसे समझना है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, चल ठीक है, तू ये नहीं कर सकता, तो हमें क्या कर, वहां पे जो 25 परगानास हैं उनका राइट जो है हमें दे दे। तो इसने दीवानी राइट भी क्या कर लिया, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट भी ले लिया बच्चा, किसने, अंग्रेजों ने। मेरी बात आपको क्लियर होगी। और जब इन्होंने देखा कि मीर जाफर जो है अब हमें पैसे नहीं दे पाएगा ज्यादा, तो इन्होंने मीर जाफर को हटा के बच्चा किसको नया नवाब बनाया, मीर कासिम को नया नवाब बनाया बच्चा, कब, 1760 में। 1760 में अब मीर कासिम को इन्हें नया नवाब तो बना दिया। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि भाई मीर कासिम भी पपेट होगा, किसकी तरह, मीर कासिम भी जो क्या होगा, आपका पपेट होगा, किसकी तरह, आपके बच्चा, किसकी तरह पपेट होगा, आपके, मेरे दोस्तों, अमन कहां हो, आज ऊपर ऊपर सीधा, हिंदू नहीं लिखा है, बात देखो, हिंदू नहीं, हाँ ये आ जाओ। तो मीर कासिम को बनाया गया क्या बच्चा, नवाब बनाया गया। उसके बदले मीर कासिम से क्या बोला गया कि आप हमें बुर्दवान, ठीक है, मिदनापुर और चिटागोंग, ठीक है, ये जो आपके कंट्रोल में हैं, ये आप सारा कंट्रोल किसको दोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मीर कासिम ने बोला भाई ठीक है कि आप क्या कर रहे हो, बुर्दवान मांग रहे हो, मिदनापुर मांग रहे हो, चिटागोंग मांग रहे हो, तो आप ये ले लो, मुझे क्या कर दो भाई साहब, बना दो नवाब। अब जैसे ही मीर कासिम नवाब बना ना, तो मीर कासिम का सबसे पहला जो प्लान हुआ कि वो बिल्कुल इनके उलट निकला, वो पपेट निकला ही नहीं। मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने पहले सारे अपने इंटरनल जो इसकी सिक्योरिटी थी, या आप बोलो जो इसका इंटरनल दरबार था, उसमें पूरी तरीके से इसने बदलाव लाया, हर किसी को इसने बदल दिया, ठीक है। दूसरी बात, इसने यह देखा कि भाई साहब जो भी ट्रेड राइट्स दिए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ट्रेड राइट्स का इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से कर रही है अंग्रेज, और अंग्रेज को ये रोकना चाहिए। और ये बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, और कहीं पे अंग्रेजों को यह भी पता चला कि ये फ्रांस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत क्लोज है, और अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दिलवा रहा है, किनसे, आपके फ्रांस के ऑफिसर से।
तीसरी बात क्या हुई, अगर आप देखेंगे कि इसने क्या किया अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि एकदम मेरे पे हमला ना हो, इसने अपनी राजधानी बदल दी, कैपिटल बदल दी। पहले कैपिटल कहां थी बच्चा? कलकत्ता में थी। कैपिटल कलकत्ता से इसने शिफ्ट करके बच्चा कहां ले गया? मुंगेर ले गया, ताकि अगर कल को अटैक हो अंग्रेजों द्वारा तो मेरी राजधानी दूर होने के कारण मुझे टाइम मिल जाएगा उस अटैक से बचने के लिए। तो बच्चा जिस इंटेंशन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को निकाल के उसकी जगह मीर कासिम को लाया था कि हमारा फायदा होगा, उन्होंने देखा कि भाई साहब सबसे ज्यादा नुकसान जो है मीर कासिम को बनाने से हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह फैसला लिया कि अब हम मीर कासिम को वापस क्या करेंगे भाई साहब? रिप्लेस करेंगे। किससे? मीर जाफर से। किससे रिप्लेस करेंगे? मीर जाफर से, राइट। और मीर कासिम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई साहब आप मुझे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मीर कासिम ने डिसाइड किया कि भैया अब मैं जो है जंग लड़ूंगा, अब मैं क्या करूंगा भाई साहब? बैटल होगी इनसे जंग लड़ने के लिए। और जंग लड़ने के लिए इसको पता था कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, क्योंकि ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ये बहुत ताकतवर है। इनको लड़ने के लिए मुझे जो है और ज्यादा फौज, और ज्यादा हथियार, और ज्यादा हाथी या और ज्यादा तोपों की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या कहां गया बच्चा? ये भागा यहां से, और बच्चा ये कहां भाग के इसने एक गठबंधन बनाया, एक अलायंस बनाया। वो अलायंस किसके साथ बनाया बच्चा? मुगल एम्परर शाह आलम, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, याद रखिएगा, शाह आलम सेकंड। और दूसरा बच्चा इसके साथ एक था अवध का राजा, और अवध के राजे का नाम क्या था? सुजा-उद-दौला। क्या नाम था? सुजा-उद-दौला। इस सुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड के साथ मिलके इसने क्या किया? एक अलायंस तैयार किया। इसने शाह आलम सेकंड को बोला कि ये बहुत सही टाइम है इसको निकालने का, और अवध के राजा को भी बहुत सारी लालच दी कि अगर हम जीत गए तो मैं आपको ये दे दूंगा। बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद ये भाई साहब तीनों तैयार हो गए। क्या करने के लिए बच्चा? अंग्रेजों पे हमला करने के लिए। क्या करने के लिए? अंग्रेजों पे हमला करने के लिए। तो हुआ बच्चा ये कंबाइंड आर्मी तीनों की, बच्चा कंबाइंड आर्मी जब बक्सर में पहुंची, बक्सर में कब बच्चा? 1764 में। बच्चा किससे लड़ने के लिए? अंग्रेजों के लड़ने के लिए। तो बच्चा पहले तो अकेला बंगाल का नवाब जो है प्लासी में हारा था, इस बार तो भैया मुगल एम्परर हार गया, जो इंडिया का क्या था बच्चा? रिप्रेजेंटेटिव था। ये आपकी 22 से लेके 23 अक्टूबर तक बच्चा ये जंग चली, जिसमें मेजर हेक्टर मुनरो जो थे, क्या? मेजर हेक्टर मुनरो जो थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, जिनमें इन तीनों को खदेड़ दिया गया। बच्चा बैटल ऑफ प्लासी ने तो सिर्फ शुरुआत की थी कि हां ब्रिटिश की ताकत दिखाने की, ब्रिटिश रूल दिखाने की शुरुआत थी, लेकिन आपका बैटल ऑफ बक्सर ने ये एश्योरेंस दे दी थी कि अब जो है इंडिया जो है किसके कंट्रोल में है? ब्रिटेन के, यानी कि अब इंडिया जो है कॉलोनाइज हो चुका है। क्योंकि हरा किसको गए? मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को। और बच्चा आपको पता है कभी भी कोई जंग होती है उसके बाद ट्रीटी साइन होती है, या पैक्ट साइन होता है, या एग्रीमेंट साइन होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट साइन होता है। तो याद रखिएगा बच्चा, एग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद उसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बाद हुई थी बच्चा साइन? याद रखिएगा आपका ये साइन हुई थी आपकी मेरे दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ की गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम के साथ ये ट्रीटी की, शाह आलम सेकंड के साथ ये समझौता किया। और शाह आलम सेकंड को बच्चा ये बोला ईस्ट इंडिया ने कि अब आप क्या करेंगे? हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन राइट, यानी कि दीवानी राइट जो है वो किसके पास होगा? हमारे पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इनको मानना पड़ेगा क्योंकि हारे हुए थे, नहीं तो मार दिए जाएंगे। और इसके बदले में यह बोला गया कि हम आपको क्या देंगे? 24 लाख रुपए तक हम आपको सालाना दे दिया करेंगे। क्या कर दिया जाएंगे? 24 लाख रुपया सालाना दे दिया करेंगे। बच्चा यही ट्रीटी, इसी ट्रीटी के अंदर, ठीक है, एक और एग्रीमेंट किया गया सुजा-उद-दौला के साथ। किसके साथ? सुजा-उद-दौला के साथ भी क्या किया गया बच्चा? आपका एग्रीमेंट किया गया। याद रखिएगा, सुजा-उद-दौला के साथ एग्रीमेंट किया गया, जिसमें उसको बोला कि तुम्हें 5 मिलियन जो हैं रुपीस मुझे देने हैं। क्या करने हैं? 5 मिलियन रुपीस मुझे देने हैं,
और साथ में आपके दरबार में, अवध के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जिसके पास बच्चा बहुत सारी पावर्स होंगी कुछ भी बदलाव लाने के लिए। याद रहेगा कहां पे? अवध में। दूसरी बात, अवध में भी दीवानी राइट आपको देना पड़ेगा। सोचिए जरा, सोचिए, सब कुछ ले गए, ठीक है, और इसके बाद इनके अत्याचार असल में स्टार्ट हुए। और बच्चा याद रखिएगा, आपको इन्होंने वापस किसको बनाया? आपका नवाब। कहां का मेरे दोस्तों? बंगाल का मीर जाफर। और जब मीर जाफर मर गया तो मीर जाफर के मरने के बाद उसके बच्चा बड़े बेटे शुजाउद्दौला को नवाब बना दिया बंगाल का। लेकिन ये सब बाद में क्या निकले? आपके पपट। अब जो रियल पावर थी वो रियल पावर किसके पास थी बच्चा? आपके ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि अंग्रेजों के पास। बच्चा ये था आपका बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा रेवेन्यू कलेक्टिंग जो राइट थे, है ना, वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया और कौन कौन सी ऐसी चीजें लेके आए जिससे, जैसे जमींदारी सिस्टम क्या था, रेवतवाड़ी सिस्टम क्या था, ये हम आगे पढ़ें। इसके साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है और जेके एसएसबी सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी हमने अपने ऐप में लॉन्च कर दिया है। ऐप के लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर्स के लिए हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और बच्चा हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।